राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अनोखी प्रेम कहानी। जब विदेश गए पिता को बेटी लाई बचाकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राजपुरा एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे। मई जून के महीने में खेती का काम थोड़ा कम हो जाता था। फसल कट जाती थी, खेत खाली हो जाते थे। हालांकि कुछ सब्जी या और भी फसल थोड़े समय के लिए बोई जा सकती है, पर यहाँ के लोगों का मानना था कि कुछ समय भगवान के लिए भी देना चाहिए। इसलिए गांव में गर्मियों के बड़े दिनों में बड़े स्तर पर कथा होती थी। पंडित जी को भी अपार दक्षिणा मिलती थी। भले ही गांव वाले पूरी साल मेहनत करके कमाते, पर धर्म कर्म में कोई भी पीछे नहीं रहता था। तभी तो धनी किसानों के खेतों में मजदूरी करने वाले रामू ने भी कथा में पूरे 101 रुपए की दक्षिणा चढ़ाई थी। दूसरे भी कई मजदूरों ने अच्छी दक्षिणा दी। आखिर ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाने में कैसी कंजूसी। ईश्वर की ही तो संतान है। जो मिला है सब ईश्वर का ही है। त्याग ही सुखी जीवन का आधार है। दान देने से घटता नहीं है, बल्कि कई गुना होकर फिर से मिलता है। वैसे यह अच्छी बातें उस कथा का हिस्सा थी जो गांव वालों ने पंडित जी से सुनी थी। फिर कई गुने के लोभ में किसी ने भी चढ़ावा चढ़ाने में कमी नहीं रखी। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। वैसे तो मजदूर हर साल अपनी सामर्थ्य से बहुत ज्यादा कथा में चढ़ावा चढ़ा रहे थे। हर साल सोचते कब उनके चढ़ावे का कई गुना उन्हें वापस मिलेगा, पर ईश्वर भी हर साल मजाक कर जाते। फिर भी गांव वालों की वापसी की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। वैसे भी जब वापसी का खाता ईश्वर खोलते होंगे तो शुरुआत तो ज्यादा देने वालों से ही करते होंगे। पर इस साल उनका भी नंबर आ गया। एक अजीब सी घटना घटी। आज तक मजदूरों ने जितना भगवान पर खर्च किया था, उसका 10 गुना तो नगद मिल रहा था, और भी बहुत आने की उम्मीद दिख रही थी। मजदूरों की तलाश में शहर से कुछ एजेंट आए थे। खास बात यह थी कि वे किसी विदेशी कंपनी के कर्मचारी थे। भारत में तो आबादी बेहिसाब बढ़ रही है, पर कई देशों में आज भी इंसान गिनती भर के हैं। वहाँ के रईस लोग कई फैक्ट्री, खान, दसियों हजारों हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं। भले ही अधिकांश काम मशीनों से करते हैं, पर कुछ मजदूर तो चाहिए जो सस्ते मजदूरों की तलाश में अधिक आबादी वाले देशों का रुख करते हैं। भारत से भी कुछ गरीब मजदूर मिलने वाली जो पगार पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके देश में मजदूरी बहुत महंगी होती है और यहाँ के लोगों के लिए वहाँ कमाना बड़ा सही लगता है। गरीब मजदूरों ने इकट्ठे होकर 2 लाख रुपए कभी नहीं देखे थे। फिर ऊंची मजदूरी की बात सुनकर कौन पीछे हटता। हालांकि उस देश की महंगाई की बात मजदूरों से छिपा दी गई थी। भारत में 300 रुपये रोज मजदूरी के मिलते हैं। महीने में हर रोज मजदूरी मिलती भी नहीं, पर 5,000 रुपये रोज की मजदूरी वास्तव में उन्हें बहुत ज़्यादा लगी। फिर कंपनी की तरफ से मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा भी मिलेगी। जब रहने और खाने का खर्चा करना ही नहीं तो सारी मंजूरी बचेगी। थोड़ा बहुत खुद पर खर्च भी कर दिया तो क्या फ़र्क है। बस इकलौती समस्या थी कि मजदूर को अकेले ही जाना होगा और 4 साल तक वापस नहीं आ सकता। रामू के घर में भी विचार विमर्श चल रहा था। रामू की औरत जो पढ़ी लिखी तो ज़्यादा नहीं थी, पर स्त्रियों की खूबी है कि वो उन्हें अनहोनी दूर से ही दिखने लगती है। कई प्रश्न मुनिया के मन में भी चल रहे थे। हो सकता है रामू कभी वापस ही ना आए। विदेश इतना भा जाए कि वापसी की ना सोचे। कुछ दिन पैसे भेजकर फिर पैसे भेजना ही बंद कर दे। रामू को परदेश में कोई औरत अच्छी लग गई तो फिर तो क्या कहने, वहीं विवाह करके रहता रहेगा। सही बात है, स्त्रियों के मन में संदेह का कीड़ा होता है। रामू की पत्नी मुनिया को भी जो रामू को ऐसे इजाजत नहीं दे दी। पहले हाथ में गंगा जल पकड़ाई और फिर जो संदेह वह कर रही थी उसकी शपथ रामू से दिलवाई। रामू परदेश में किसी दूसरी औरत को देखेगा भी नहीं। जब खाने और रहने का खर्चा कंपनी उठाएगी तो हर महीने थोड़ा जेब खर्च निकालकर पूरा पैसा घर भेजेगा।
4 साल पूरे होते ही घर वापस आ जाएगा। रामू भी स्त्रियों की भावनाओं को सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, पर जो होने वाला था वह न तो मुनिया और न ही रामू वहां तक सोच सकते थे। कुछ महीनों की कार्रवाई के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब रामू को विदा होना था। वैसे गांव से 3 और लड़के भी जा रहे थे। सोहन, सुरेश और पंकज के घर में भी खुशी और गम का मिश्रित माहौल था। मुनिया की आंखें बरबस बरसने को तैयार हो रही थीं, पर गांव वालों का विश्वास कि आदमी के बाहर जाते वक्त औरत को रोना नहीं चाहिए मुनिया को मजबूत बना रहा था। मुनिया मजबूत बन रही थी। 4 साल अकेले जीवन काटने के लिए, अकेले दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए। आखिरकार रामू चला गया। मुनिया और बच्चों का जीवन खुशियों से भरने के लिए 4 साल के वनवास पर रामू के निकलते ही मुनिया की आंखें बरसने लगी। मुनिया ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, जो रामू 4 साल का वनवास काट कर वापस आ जाए, खुशी खुशी अपने घर आ जाए। पंडित जी कथा में सुनाई रहे थे, पांडव वनवास के बाद अज्ञातवास पर चले गए थे, फिर उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया था। जब राजा दुर्योधन भी पांडवों को अज्ञातवास में तलाश नहीं पाया, तो मेरी क्या बिसात की परदेश में गए आदमी को मैं तलाश पाऊंगी। अब मुनिया की आंखों से रोज आंसू निकलते। बच्चों के सामने तो वह साहसी बनी रहती, पर जब भी अकेले में होती तो रामू की याद उसे दुखी कर देती। रामू इतना भोला और सीधा था कि सभी उसका मजाक बनाते थे। पास के शहर में भी वह कभी अकेला नहीं जाता था। आज रामू अकेला परदेश चला गया। परदेश में कैसे रह रहे होंगे, खाना खाया होगा या नहीं, वहाँ उनकी पसंद का खाना कहाँ मिलेगा। सचमुच पत्नी कई रूप बताए गए हैं पत्नी के। पत्नी पति की सहधर्मिणी होती है, जरूरत के अनुसार दोस्त, सलाहकार और चिंता करने में एकदम माँ जैसी कही जाती है। अब रामू भले ही कितना भी सीधा हो, कौन सा अकेला परदेश गया है। उसके साथ गांव के और भी 3 लड़के गए हैं। परदेश में भी सारी व्यवस्था कंपनी की है, फिर दूसरी जगह कुछ दिन तो अलग लगेगा ही, जल्दी ही सब अभ्यास हो जाएगा। इस तरह तरह की बातें मुनिया के मन में ना जाने क्यों आ रही थी। और रामू और दूसरे लड़कों को गए अब धीरे धीरे 15 दिन निकल गए थे, पर कोई खबर उनकी नहीं आई थी। मुनिया दूसरों के जो लड़के गए थे उनके घर भी बात करने गई। मुनिया का यही उतावलापन किसी को पसंद नहीं आता था। कंपनी ने उन्हें विदेश पानी के जहाज से भेजा है, कोई एरोप्लेन से नहीं कि आज बैठे और दूसरे दिन पहुंच गए। अभी तो लड़के रास्ते में ही होंगे, पहुंचकर चिट्ठी लिखेंगे। सुना है कि फोन पर बात करना बहुत महंगा होता है, विदेश से चिट्ठी भी आने में समय लगता है। मुनिया एकदम खिसिया गई। सबसे पहले तो उसे उन लड़कों के घर वालों पर गुस्सा आया। अरे आराम से भी तो बता सकते हैं, कह सकते हैं कि देख मुनिया, तू परेशान मत हो, अभी रास्ते में होंगे। फिर रामू पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से की खास वजह थी, उसे मुनिया को पूरी बात बतानी चाहिए थी। बताना था कि पानी के जहाज से जा रहे हैं, 15 से 20 दिन पहुंचने में लग जाते हैं, फिर चिट्ठी लिखूंगा। दूसरे लोग भी अपने घर में पूरी बात बता कर गए हैं। 1 महीने से अब ऊपर का समय हो गया। एक दिन डाकिया ने रामू का खत ला कर दिया। मुनिया भले ही ज्यादा पढ़ी नहीं थी, पर खत पढ़ लेती थी। रामू ने खुद का समाचार विस्तार से बताया। परदेसी की खूबसूरती पर भी बहुत कुछ लिखा था कि परदेश कितना खूबसूरत है। मालिक के बारे में भी लिखा कि बड़े भले आदमी लगते हैं। वैसे रामू मालिक की भाषा ही नहीं समझ पाया, पर रामू और दूसरे लोगों के लिए रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। फिर मुनिया को हिम्मत रखने का संदेश था। वेतन मिलते ही वह वेतन भिजवा देगा। आज मुनिया ने चैन से खाना खाया। उसकी जिंदगी पटरी पर चलने लगी। हर महीने रामू वेतन भी भेजता था, पर पूरे वेतन से बहुत कम। 5,000 रुपये रोज की मजूरी पर गया आदमी अगर महीने में 10 या 15,000 रुपये भेजे तो बात समझ नहीं आती। आखिर परदेश में ज़्यादा पैसे रखने का क्या फ़ायदा। फिर भी रामू जो भेज रहा था वह भी बहुत ज़्यादा था। शायद पूरे महीने मजूरी करने पर भी गांव में इतना नहीं मिलता। मुनिया महसूस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है।
अब रामू की चिट्ठी भी जो कम होती जा रही थी, 2-4 पंक्तियों में ही लिख देता था कि अपना ध्यान रखना, वेतन भेज रहा हूँ। आखिर क्या वजह है इस बेरुखी की? मुनिया विचार करके भी समझ नहीं पा रही थी। वक्त आगे बढ़ता रहा। मुनिया को कोई कमी तो नहीं रही, पर जिस ऐश्वर्य की आशा से उसने रामू को परदेश भेजा था वह भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो दूसरे बच्चों के घर वाले भी परेशान थे। सभी की एक सी हालत थी। आखिर 4 साल बीतने को आ गए। इस बार रामू का खत कुछ बड़ा आया। उसमें लिखा था, मुनिया, कैसे बताऊं कि 4 साल किस तरह कटे हैं। हम सभी के साथ धोखा हुआ है। जो हम घर पर भेज रहे हैं, हमें बस उससे थोड़ी ज्यादा तनख्वाह मिलती है। वापस हम आ नहीं सकते थे, तुझे सच बता नहीं सकते थे। अब थोड़े दिन और सब्र करो, वनवास खत्म करके हम वापस आ रहे हैं, तुम्हारा रामू। खत पढ़ते ही मुनिया बेहताशा रोने लगी। दूसरे घरों में भी खबर पहुंच गई। लड़कों को कंपनी वालों ने पागल बनाया था, 4 साल बेगार कराई, और अब हो ही क्या सकता है। सभी की अकल पर पत्थर पड़े थे। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना थी कि बच्चे वनवास खत्म करके वापस आ जाएं, पर ईश्वर को शायद यह मंजूर नहीं था। 4 साल बीतने पर भी रामू और दूसरे लड़के नहीं आए, फिर कोई खबर भी नहीं आई। रामू और दूसरे लड़कों का वनवास अज्ञातवास में बदल गया। रामू के आखिरी खत के आधार पर जिले के अधिकारियों को सूचना दी गई। कुछ दिन समाचार चैनलों की चहल पहल रही। लंबी लंबी खबरें न्यूज चैनलों पर चलाई गई। काफी राजनीति भी हुई। फिर सब भूल गए। मुनिया और दूसरे परिवारों के भाग्य में रोना और इंतजार करना लिखा था। इंतजार चलता रहा। दिन, महीने और सालों बीत गए। यहाँ तक कि मुनिया के बच्चे भी बड़े हो गए। बड़ी लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार थी। काफी पढ़ाई करके भी किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मुनिया ज्यादा तो जानती नहीं थी, पर इतना समझ गई कि परीक्षा पास करके लड़की बड़ी अधिकारी बन जाएगी। लड़का भी इंटर पास करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। अकेले होकर भी मुनिया ने बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो यह खुद आश्चर्य की बात थी। इसके लिए मुनिया ने जो मेहनत की उसे चंद वाक्यों में कहा नहीं जा सकता। सही बात है, स्त्री कुछ ठान ले तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। स्त्री में हिम्मत बहुत होती है। जो वह करना चाहती है उसे कर कर रहती है। उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी राजदूत मैडम की तारीफ करते नहीं थकते थे। इतनी बड़ी अधिकारी और कोई घमंड नहीं। रोज सभी छोटे और बड़ों का हालचाल पूछती, सभी को अपने परिवार का सदस्य समझती। अंजना IFS मेहनती भी बहुत थी। सबसे बड़ी बात, किसी भी भारतीय की समस्या देखकर वह दुखी हो जाती। वास्तव में यही उनकी ड्यूटी थी। परदेश में आए भारतीयों के वीजा पर नजर रखना। किसी का वीजा समाप्त होने वाला है तो उसे पहले ही सूचना देना, और यदि जरूरत हो तो वीजा एक्सटेंड कराना। या सारे काम इतनी अच्छी तरह हो रहे थे, भारतीय प्रवासियों का उन पर जो विश्वास बढ़ता जा रहा था। अंजना 25 साल की युवती हो गई थी। उसके विषय में कोई बातें चलती थी। कोई उन्हें मजदूर की बेटी बताता जिसका पिता बहुत समय से गायब बताया जाता। कोई कहता सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मैडम ने टॉप रैंक हासिल की थी, पर दूसरे अभ्यर्थियों की तरह IAS या IRS ज्वाइन ना करके मैडम ने IFS भारतीय विदेश सेवा को चुना। कहा यह भी जाता था कि मैडम की मां उन्हें विदेश भेजने के लिए कतई तैयार नहीं थी। आखिर जिस स्त्री का पति विदेश से वापस ही ना आया हो, वह भला अपनी बेटी को कैसे विदेश जाने देगी। पर मैडम की जिद थी और अंत में मां को झुकना पड़ा। पर इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, इसका कोई भी प्रमाण किसी के पास नहीं था। एक सच्चाई कि अंजना जमीन से जुड़ी युवती थी, इस पर किसी को भी ऐतराज नहीं था। दोपहर के वक्त भारतीय दूतावास के कर्मचारी कैंटीन में भोजन कर रहे थे। अंजना भी वहीं पहुंच गई। वैसे इस तरह की कल्पना करना भी आसान काम नहीं है, पर जब से अंजना राजदूत बनकर आई है, उनका सभी के साथ मिलकर खाना खाना आम बात है। तभी वो कहने लगे, गुड आफ्टरनून मैडम, आइए बैठिए। अंजना अब 40 वर्षीय आराधना के पास बैठ गई। खुद के बैग से लंच बॉक्स निकाला। कैंटीन वाले
जितने लोग बैठे हैं उतनी चाय का ऑर्डर दिया और सभी खाना खाने लगे। तभी सोहन बोला, मैडम एक बात पूछनी थी, बताते हैं आपने आईएएस ज्वाइन नहीं किया? अंजना बोली, बिल्कुल सही। सभी की निगाहें अंजना के चेहरे पर टिक गईं। अंजना शांत रही, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं रही थी। कई बार मन के भाव चेहरे पर दिखने लगते हैं। तभी आज आप सभी के साथ एक जरूरी मीटिंग लेना चाहती हूँ, अंजना बोली। कृपया सभी भोजन करके मेरे कैबिन में आ जाएं। अंजना ने खाना खत्म करते हुए कुछ इस तरह से कहा कि जैसे आदेश दे रही हो। सभी को थोड़ा अटपटा तो लगा, पर आखिर अंजना एक अधिकारी भी है। कर्मचारियों को हर हाल में अपने अधिकारी की चिंता के कारण को जानना चाहिए। वह भी अंजना जैसी व्यवहार कुशल अधिकारी को कोई मना भी नहीं करेगा। केबिन में अंजना अपनी कुर्सी पर बैठी थी। सामने बड़ी सी मेज थी। चैम्बर में गद्देदार कुर्सियां और सोफे बिछे हुए थे। सभी अपने लिए जगह तलाश करके बैठ गए। मीटिंग शुरू हो गई। अंजना बोली, मैं देख रही हूँ कई भारतीय जो 3 या 4 साल के जॉब वीजा पर भारत से आए थे, कभी वापस गए ही नहीं। उनका पूरा डिटेल देखना था। आखिर उन्होंने अपना वीजा किस आधार पर एक्सटेंड कराया? उनकी जॉब की वर्तमान स्थिति अब कैसी है? चैम्बर में चुप्पी छा गई। शायद इसकी पूरी डिटेल किसी के पास नहीं थी। इस डिटेल की जरूरत क्या है? यही बात सभी के मन में आ रही थी। मैडम ने इस बार आराधना जी की तरफ इशारा करके कहा, आराधना जी, आप शायद यहाँ सबसे सीनियर हैं, कई सालों से यहाँ काम कर रही हैं, आपको कुछ पता होगा। आराधना जी को भला पूरी बात क्या मालूम थी, पर जब मैडम ने पूछा तो कुछ तो बताना ही होगा। आराधना जी बोली, मैडम जी, जिनको यहाँ का काम पसंद आ गया होगा वह वापस नहीं गए होंगे। उनकी एप्लीकेशन भी आई होंगी और कई लोगों ने तो यहाँ की नागरिकता भी ले ली है। इस देश की सरकार की नागरिकता देने में बहुत उदार है। उनकी सूचना जरूर दस्तावेजों में होगी। सारी सूचनाओं को इकट्ठा करवाओ। और जो अंजनी ने कहा, वक्त आ गया है, हमारे भारतीय मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना है, पर पूरी तैयारी के साथ। मैडम की बात किसी की समझ में नहीं आई, पर अंजना जैसी अधिकारी को कोई मना भी नहीं कर सकता था। सभी अपने स्तर से लग गए। दूतावास में रोजमर्रा के काम भी कम नहीं थे, पर ब्यौरा तैयार करने में कोताही नहीं थी। फिर भी 1 महीने में कुछ ज़्यादा समय हो गया। ज़्यादातर नहीं लौटने वाले भारतीयों की इस देश के नागरिक बन जाने की सूचना थी। राजदूत अंजना ने पूरी डिटेल के साथ सरकार से यह पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। आखिर 3 या 4 साल के लिए मजदूरी करने आए इतने लोग यहाँ के नागरिक बन गए तो उनकी स्थिति में तो बहुत सुधार हुआ होगा, पर कहीं भी कोई उद्योगपति भारतीय नहीं दिख रहा। कंपनी और खदानों और फार्म हाउसों में मजदूरी करते भारतीय जरूर दिख रहे हैं। अंजना ऑफिस का काम पूरा करके आवास के लिए निकल ली। रोज की तरह अपने सभी अधीनस्थों से मिलकर जैसे ही गाड़ी में बैठने जा रही थी, कुछ नकाबपोशों ने उस पर हमला कर दिया। वह तो दूतावास की सुरक्षा में तैनात भारतीय सेना के जवान राम सिंह की नज़र उन पर पड़ गई। दूतावास की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने सेना के जवान भेज रखे थे। अंजना को बचाते हुए उसने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया, पर खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। पूरे 3 दिन बाद राम सिंह को होश आया। होश में आने पर उसने अपने बहुत नज़दीक अंजना को बैठे देखा। एक अदने से सिपाही की देखभाल में इतनी बड़ी अधिकारी लगी हुई है, विश्वास भी करना कठिन था। राम सिंह बोला, मैडम आप मेरी देखभाल कर रही हैं? बोली, इसमें क्या बात है, आखिर आपने भी तो मेरी जान बचाई है, अभी आप आराम करो। राम सिंह अंजना को देखता रहा। अंजना उसकी हर बात को अनदेखा कर देती, उसकी हर जरूरत को देख रही थी। राम सिंह के मन में भावनाओं का ज्वार आ रहा था, पर उन पर काबू किए हुए था। मन में आई हर बात कहीं ना कहीं जाती है, कहीं कहीं नहीं जाती, पर शायद एक ज्वार अंजना के मन समुद्र में भी आ रहा था। राम सिंह भले ही अपने मन के ज्वार को रोकने में कामयाब रहा, पर लड़कियों के लड़कों से किसी भी बात में कमजोर नहीं होने का दावा करने वाली अंजना आज कमजोर पड़ गई। स्त्रियां भले ही शक्ति का पर्याप्त हों, पर सच्चाई है कि दिल भी जल्दी दिल से हार जाती हैं, और दिल लुटाने वाली एक स्त्री होती है, ना कि कोई अधिकारी। कहने लगी, मेरा जीवन आपकी देन है। मैंने निश्चय किया कि जब तक अपना उद्देश्य न पालूं तब तक विवाह के बारे में सोचूंगी भी नहीं।
पर आज मेरा दिल मेरे संकल्प पर भारी हो रहा है। यह क्या जादू है, मुझे कुछ नहीं पता। कहीं मैं कमजोर तो नहीं हो रही। राम सिंह के हाथों में अंजना का हाथ अचानक आ गया। राम सिंह उन हाथों को छुड़ाना चाहता था, कहना चाहता था, मैडम यह क्या, मैं सेना का अदना सा जवान, आप इतनी बड़ी अधिकारी, मुझसे आपका कैसा मेल। पर अब मन के ज्वार को रोक पाने में राम सिंह भी असमर्थ था। फिर कमरे में एक शांति सी छा गई। ऊंच और नीच की दीवार को ढहकर आईएफएस अधिकारी अंजना और सेना के जवान राम सिंह के मध्य इश्क की धारा बहने लगी। इश्क तो हर मुश्किल का हल है। देखना है कि इश्क की नौका पर सवार अंजना अपना लक्ष्य कैसे पाएगी। दाताराम को बूढ़ा तो नहीं कह सकते, पर प्रौढ़ जरूर कह सकते हैं। आज 4 दिन हो गए दाताराम एक कमरे में बंद किसी का इंतजार कर रहा था। वैसे कमरे की बनावट अलग ही तरह की थी। एक बड़े कमरे में से एक तरफ छोटी सी किचन बनी थी। कमरे में ही एक स्टोर रूम निकला था, जिसमें इतनी जगह थी कि आराम से एक चारपाई बिछाकर सो सकता था। एक अटैच लैट्रिन बाथरूम था। पिछले 6 महीने में दाताराम की जिंदगी बस इसी में गुजर रही थी। बाहर ताला लगा था। दाताराम का बेटा ड्यूटी पर जाता तो ताला बंद करके जाता। दाताराम को खिड़की से बाहर झांकने की भी मनाही थी। कमरे में खाने पीने का पर्याप्त सामान था। आखिर इस तरह अपने पिता को कैद करने वाले पुत्र के लिए किसी के मन में कितने गलत शब्द निकलेंगे। पर दाताराम ऐसे बेटे के लिए भी चुपचाप रो रहा था। 3 दिन और रात गुजर गए, बेटा वापस नहीं आया। कहाँ गया होगा, कैसी हालत में होगा। नहीं बेटे, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी, पर तू तो आज का श्रवण कुमार है। तेरे बिना मेरे जीवन का क्या मतलब। दाताराम अकेला बुदबुदा रहा था। उसकी बुदबुदाहट सुनने वाला कोई नहीं था। दाताराम की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सचमुच यह दाताराम का पुत्र मोह है या असल कहानी कुछ और थी। कई बार जो दिखता है वह होता नहीं, और जो यथार्थ होता है उसे जानकर अच्छे अच्छे दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं। अचानक कमरे का ताला खुलने की आवाज आई। दाताराम उठकर दरवाजे की तरफ भागा। एक लड़की भीतर आई। दाताराम एकदम ठिठक गया। 6 महीने में उसने आज अपने बेटे राम सिंह के अलावा किसी और को देखा था। अंजना ने दरवाजा बंद कर दिया। दाताराम के नजदीक आकर उसके पैरों में झुक गई। पढ़ी लिखी होने पर भी और इतनी बड़ी अधिकारी होने पर भी वह अपने संस्कार नहीं भूली थी। अंजना और राम सिंह ने जैसे ही मन में एक दूसरे को स्वीकार किया था, उन दोनों के मध्य कोई गुप्त बात नहीं रही। अंजना ने राम सिंह को बताया कि वह अपने पिता रामू को तलाशने यहाँ आई है। अंजना जब छोटी थी तभी रामू इस देश में मजदूरी के लिए आए थे और गुम हो गए। वहीं राम सिंह की कहानी भी इसी तरह की थी। 8 साल पहले उसके पिता दाताराम यहाँ आए थे, पर वापस नहीं गए। राम सिंह पढ़ने में चाहे जैसा हो, पर शरीर से अच्छा था, सेना में भर्ती हो गया। इसे ईश्वर की कृपा कहेंगे कि उसे इस देश में भारतीय दूतावास की रखवाली के लिए भेज दिया गया। राम सिंह अपनी ड्यूटी करता और अपने पिता को तलाशता भी। अगर दिन की ड्यूटी होती तो रात में कंपनियों में तलाशता, रात की ड्यूटी के समय दिन में खाक छानता। आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान दुश्मन को बेवकूफ़ बनाने की, भेष बदलने की और भी अनेकों तरकीबें उसे सिखाई गई थी। अंजना से एक कदम आगे बढ़कर उसने एक दिन अपने पिता को ढूंढ लिया। उसी दिन से दाताराम उसके कमरे में छिपा हुआ था। राम सिंह दाताराम को भारत भेजने की जुगत लगा रहा था। भारतीय मजदूरों के गायब होने का रहस्य भी जीता जागता गवाह खुद दाताराम था। पिताजी, राम सिंह बोला, आप परेशान न हो, आपके पुत्र को चोट लगी है, अस्पताल में भर्ती है, पर कल तक घर जरूर आ जाएंगे। जो अंजना बोली। तुम? दाताराम बोले, पर बेटी तुम कौन हो? अंजना को देखकर दाताराम ने निश्चय नहीं कर पा रहा था उस पर भरोसा करे या नहीं, पर अंजना पर भरोसा ना करने का कोई कारण भी नहीं था। अंजना बोली, वैसे मैं भारतीय दूतावास की अधिकारी हूँ, जहाँ आपके पुत्र ड्यूटी करने जाते हैं, पर अब उससे भी अधिक आपकी पुत्र वधू हूँ। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। उन्हें आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अंजना की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। फिर अंजना ने दाताराम के लिए खाना बनाया। जब दाताराम भोजन कर चुके तो अंजना दाताराम की पुत्र वधू से दूतावास की वरिष्ठ अधिकारी बन गई और अपने कर्तव्य को पूरा करने बैठ गई।
दाताराम इस देश में हो रही गैर कानूनी गतिविधियों का साक्षात गवाह था। दरअसल धनी उद्योगपति ऊंची मजदूरी का लालच देकर परदेशियों को यहाँ बुलाते और फिर कभी जाने नहीं देते। कागजों में उन्हें अपने देश की नागरिक दर्शा देते। पहले तो कुछ मजदूरी मिलती भी थी, पर अपना नागरिक बनाकर एकदम गुलाम बना लिए जाते, जिन्हें केवल खाना देकर दिन भर काम कराया जाता। एक कंपनी का मालिक दूसरी कंपनी के मालिक को अपने मजदूर बेच भी देता, जैसे कि पालतू जानवरों को बेचा और खरीदा जाता है। इस बात में सरकार भी कंपनियों मालिकों के साथ थी। तभी तो इस देश के कंपनियों में बने सामान पूरे विश्व में इतने सस्ते बिकते हैं। आखिर मजदूरी जो बच जाती है। अंजना के लिए अब करो या मरो का समय था। सही बात तो यही थी कि वह कुछ कर भी पाने में असमर्थ थी। आखिर उसने एक विस्तृत रिपोर्ट, सभी प्रमाण और दाताराम जी के बयानों का वीडियो भारत के विदेश मंत्री, उनके सचिव को ईमेल कर दिया। खुद पर हुए हमले की जानकारी भी भेजी। कुछ ही दिनों में स्थिति बदल गई। भारतीय विदेश मंत्री के विश्व पटल पर यह बात जोरों से उठाई गई। भारतीय सेना की बड़ी टुकड़ी भी कूच कर गई। शक्ति में भारत किसी से कम नहीं, और जब बात देश की हो तो सेना का एक एक जवान कईयों पर भारी पड़ता है। दूसरे कई देशों ने भी अपने नागरिकों की मांग शुरू कर दी। आखिर इस गैरकानूनी हरकत का ठीकरा कंपनी मालिकों के सिर फोड़ दिया गया, पर हर रोज कंपनियों पर छापा मारा जा रहा था। भारतीय और अन्य देश के मजदूरों को आज़ाद किया जा रहा था। अंजना भारतीय मजदूरों को रोज भारत भेज रही थी। आखिर एक दिन मजदूरों की टोली में उसे कोई परिचित सा लगा। भले ही बचपन की याद ना हो, पर माँ के पास फोटो थी। सचमुच यही शकल, आयु अधिक, शरीर कमजोर, पर पहचानने में कोई गलती नहीं। भारतीय दूतावास की वरिष्ठ अधिकारी अंजना भागकर उससे लिपट गई, एकदम छोटी बच्ची की भांति। मजदूर अवाक सा, हैरान सा पहचानने की कोशिश करता रहा। अधिकारी बोली, बाबूजी मैं आपकी अंजू, एक बार गए तो वापस आए ही नहीं, मैं खुद आ गई आपको लेने। फिर अपनी बेटी अंजू को पहचान रामू भी रोने लगा। एक तो बेटी से मिलने की खुशी, ऊपर से इस विचार ने कि उसकी बेटी ने यह सब कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। रामू रोने लगा और उसका रोना ज्यादा बढ़ गया। कहावत भी है कि अंत भला तो सब भला। एक तो विदेश की झूठी चमक फीकी हुई और रामू, दाताराम सहित अनेक भारतीय अज्ञातवास खत्म करके भारत आ गए। अंजना ने जिस उद्देश्य के लिए भारतीय विदेश सेवा को चुना वह पूर्ण हो गया। उसने भारत सरकार को उसे भारत में ही रहकर IAS, IRS जैसी कई अन्य भूमिका की मांग की, पर प्रतिफल में केंद्र सरकार ने उसे सचिवालय में प्रमुख अधिकारी नियुक्त कर दिया। आखिर इतनी होनहार अधिकारी की जगह तो सचिवालय में ही है। विदेश में खुफिया तरीके से मिशन ऑपरेट करने के लिए राम सिंह को सेना ने न केवल सम्मानित किया बल्कि उसकी पदोन्नति भी कर दी। राम सिंह और अंजना की शादी हो गई। राम सिंह भले ही सेना में ड्यूटी पर दूर रहता, पर राम सिंह के पिता, माता, छोटी बहन सभी अंजना के साथ उसके सरकारी आवास पर रहते। वैसे रामू और मुनिया भी अंजना के पास घूमने आ जाते, पर ग्रामीण लोगों का विश्वास है बेटी के घर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अभी भी पहले जैसा ही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।